एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं मुसलसल अमेरिका आता रहा, सेक्रेटरी जनरल जब से बना उसके बाद से 6-7 साल मुझे इमरान खान साहब ने जबरदस्ती सेक्रेटरी जनरल बनाए रखा और 7 या 8 साल। अच्छा, और उसके अंदर जब मैं अमेरिका आता था तो मैं लोगों से कहता था कि तुम अमेरिका की भी मालिकी करो, यहाँ की सियासत में हिस्सा लो, यहाँ लॉबिंग करो। और फारा के अंदर फॉरेन एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत मैंने रजिस्टर करवाया पाकिस्तान तहरीक हजूर वाला और पीटीआई एलएलसी बनाई ताकि हुंडी के जरिए पैसा ना जाए, जायज तरीके से जाए। वही हमारे लिए मुसीबत बन गई है ना। हमने जायज तरीके से एलएलसी के जरिए पैसा भेजा तो उन्होंने ये कहा अच्छा पाकिस्तान का कानून है कि कंपनी से पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जाहिर है बात तो दुरुस्त है ना। तो जब वो बारीकी से देखने लगे, उससे पहले आपको याद होगा बल्ला तो आपका बाद में बैन हुआ, पहले तो आपकी पार्टी के पीछे पड़ गए और आपने हमारे लिए वो कैफियत पैदा की, शुरू मैंने की थी, फिर आप ही के ऊपर इल्जाम तो किसी के ऊपर लगाना है ना, मैंने तो आप पर लगाऊंगा। आपने वो कैफियत पैदा की कि जनाब वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, क्या ना उसका यार, बड़ा बेकार सा आदमी है। तो वो उसने ये कहा कि ये तो पैसा सारा इनका कंपनी से आया है। कौन सी कंपनी भाई? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसके जरिए हमने यहाँ का टूर इस्तेमाल किया, जायज चीज भाई व्हीकल इस्तेमाल की कि जायज चीज के जरिए पैसा भेजा, उनका सारा पैसा इनका फॉरेन मनी है और कंपनी के साथ आया है, लिहाजा सारा जब्त करो, पीटीआई को बैन करो। अच्छा, वो भी मुकदमा लटकाया, फिर बल्ला ज्यादा आसान है ना। उसमें एक और खबीस, क्या नाम है उसका? अच्छा, उसके जनाब बल्ला छीन लिया और अब वो अपने आप को गंजा करके फिर रहा है ताकि कोई पहचान ना ले। क्या हो गया? अच्छा जी, तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हम दरखास्त करते थे अमेरिका में लोगों के साथ के लॉबी करो, खत लिखो कांग्रेसमैन को, तो आई एम सो हैप्पीली सरप्राइज और मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह, मैं हैट्स ऑफ टू यू। आपने अच्छा, ये दूसरी बात है कि मुझे आपसे शिकायत है क्योंकि आप सब लोग मेरी बेटी की तरह, तो जब मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ तो अपनी बेटी से भी करूंगा, वो भी बॉस्टन में आबाद है, कि आप सब लोग पाकिस्तान की कटी पतंग है ना, आपने उड़ाई थी है पतंग। इस उम्मीद पर जो लाहौर के रहने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पतंग आप उड़ाते भी है तो काटते भी है तो उसको बेचा डालकर उसको फेंकते भी है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ फेंक कर लाएंगे और आप में से किसी ने कभी कबूतर उड़ाए? अच्छा, वो कबूतरबाजी भी इसी तरह से की जाती थी कि अपने यहाँ 10 कबूतर को पाला जाता था, सब कुछ किया जाता था, फिर उड़ाया जाता था और फिर आ करके ये इंतजार होता था कि वो एक कबूतर को पकड़कर 11 हो जाए। जब ये 11 हो जाते थे तो उसके पर काट दिए जाते थे, घर से आशनाई कराई जाती थी, उसको खिलाया जाता था ताकि वो घर को पहचान दे, फिर उसको उड़ाया जाता था। तो आप वहां से हमने कबूतर उड़ाए थे, आप जैसे कोई बेटी जैसे, और आप यही आकर रह गए यहाँ के कबूतर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो तहरीक आपने चलाई है वो इमरान खान की तरफ से उम्मीदें तो देखो, उसने ये उम्मीद लगाई और सही उम्मीद लगाई कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को बदलेंगे और डॉक्टर साहब ये लोग पाकिस्तान आएंगे जब मैं आया तो पहली खुशी ये मैंने आपसे इजहार किया इस बात का, और आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ बेइंतहा है। और मेरी एक और कोशिश है जिसका आज इस महफिल में जिक्र नहीं करूंगा कि आप यहाँ रहते रहते एक तो आप चैरिटी करते हैं, आपका शुक्रिया, एक आप पीटीआई के हवाले से, शौकत खान के हवाले से आप तक दिल खुले हुए, बहुत सारे इदारे आप लोगों की मदद की वजह से चल रहे। मगर मुझे अफसोस ये है कि मैं जब आया था तो मैं जब भी ये कहता था कि मुझे चैरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपका दिमाग चाहिए, आपका इंटेलेक्ट चाहिए। और डैलस में एक साहब ने खड़े होकर ये कहा कि जनाब हमने $100 मिलियन पाकिस्तान को चैरिटी भेजी है ओवरसीज डायस्पोरा में पिछले 10-15 साल में।
माशाल्लाह। मगर मैंने उनसे कहा कि इस महफिल में, डैलस में, मैंने उनसे कहा इस महफिल में $10 बिलियन जितना दिमाग मौजूद है, तो $100 बिलियन पीनट्स अगेंस्ट है। आपको मालूम है जापान ने तरक्की क्यों की, जर्मनी ने तरक्की क्यों की? जब वो तबाह हो चुके थे, तरक्की कर ली। तरक्की किस वजह से की कि उनका इंटेलेक्ट तबाह नहीं हुआ, उनकी इमारतें गिराई गई। जो लोग इमारतों पर रोते हैं ना, वो जिना, एक इमारत को गिराने के बाद जिना हाउस का लेबल लगाकर रोते हैं। और कायदे आजम के असल अखबार, कायदे आजम ने क्या कहा कि तुम लोग अपनी बैरक्स में रहो। कायदे आजम ने क्वेटा में कहा, बड़ा साफ साफ कहा, उनका प्लान हम बनाएंगे, द सिविलियंस विल मेक द रूल्स ऑफ द नेशन और यू शुड फॉलो दोज रूल। वो जिना साहब के अखबार तो दफन कर दिए उन्होंने जिना साहब के साथ, और जिना हाउस की पूजा करना शुरू कर दी। और आपसे कहा इतना बड़ा जुर्म तुम लोगों ने कर दिया, इतना बड़ा जुर्म कि जिना हाउस जिसको लोगों को पता ही नहीं था। मैं 4 साल लाहौर में रहा, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जिना हाउस। और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो साहब मुझे हमेशा खत लिखा करते थे कि भाई हमारी तनख्वाह को बढ़ा दो, पेंशन, क्योंकि उन्होंने गवर्नर भी रहे। तो उन्होंने मुझे बड़ी महफिल में मेरे ऊपर एतराज किया कि जनाब हमने इतनी मरतबा सबको कहा कि हमारी पेंशन बढ़ा दो। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि जनाब अली आपकी जो रिटायर्ड जनरल की पेंशन है जरा वो बता दीजिए ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि कितनी पेंशन बढ़नी है। अच्छा, उसके बाद वो घबरा गया था उस महफिल में, तंज कर रहे थे। तो आपको मालूम है पीटीआई वाले इतने चर्ब ज़बान है माशाल्लाह, देखें, और इतना हाजिर जवाबी है माशाल्लाह, देखें वो जवाब ये बैठा हुआ है, मजाल है इसको कोई बात कहे और ये जवाब न दे, और ज्यादा ही जवाब देता है। तो जनाब मैंने उनसे जब कहा तो खामोश हो गए, मगर अपनी डिफेंस पर उन्होंने मुझे एक चीज फीड की बड़ी अहम। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं हल्फिया आपसे कहता हूँ, मैं उस घर में रहा हूँ, कोई आ नहीं सकता वहां पर, 3 बैरियर्स हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो कोई आ सकता है। एंड ही सेड, मैं कसम खाकर आपसे कह रहा हूं, ही सेड कि दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि इतनी घटिया कैफियत है कि वो हर चीज देखते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट उन्होंने दूरबीन लगाकर ये तलाश किया, इद्दत केस तलाश किया, वुमन की मेंस्ट्रुएशन की गिनती करनी शुरू कर। शर्म नहीं आती? तो लिहाजा आपके ऊपर दूरबीन है, बी वेरी केयरफुल है। आप अपना पाकिस्तान देखो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी आप बात रिकॉर्ड हो, मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड हो, डजंट मैटर, क्योंकि देखो मेरे दिल से और इमरान खान के दिल से कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं निकल सकती, कभी पाकिस्तान के साथ। और इमरान खान के ऊपर लोग करप्शन का जब इल्जाम लगाते हैं तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि कितना वो साफ सुथरा आदमी है। कोई उसकी जायदाद, इमारत, कोई ऐसी कैफियत, हेवनफील्ड अपार्टमेंट जो आज तक जिसका जवाब नहीं मिला, भाई आए कहां से पैसा, कभी वो आ गया कतरी खत आ गया, कभी मेरे वालिद साहब ये करते थे, और दूसरा खानदान वाला कहता है कि जी मेरे वालिद साहब तो हमारे दादा साहब जो थे वो सेल्फ मेड आदमी थे। कभी वो बैठा हुआ है बेचारा मासूम सा, मासूम तो नहीं कहूंगा, उसने बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर दी, उसका बेटा नवाज शरीफ का हमजा बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर दी। तो जी ये तो हमारी ट्यूशन के पैसे भी हम वहां से पाकिस्तान से मंगाते थे, बड़ी मुश्किल पड़ती थी, और रहते किसमें थे, हेवनफील्ड, वो भी भूल गए सब। मगर भूले नहीं, कौम नहीं भूली, ये आप याद रखिएगा, कौम ने एक एक चीज अपने दिमाग से रजिस्टर पर डाली हुई है। जब ये 91% की जब आपसे बात होती तो अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आया क्यों? मैं आया इसलिए कि मैं एक तो पाकिस्तान की तकलीफ दुनिया को बताऊं। इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे आई वांट द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान इज कंसर्न। उनके खुतूत जो अंदर से निकले हैं उसके अंदर मुसलसल इस बात का इजहार किया। अच्छा, ये मेरा राइट है, अगर मेरे ऊपर जुल्म हो तो आहो बका उसका दुनिया को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरी मुझे इजाजत देता है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर इजाजत देता है। तो कोई आदमी ये कहे कि तुम अमेरिका जाकर ये क्या बात कर रहे हो, तो मैं इसलिए कहूंगा कि तुम पाकिस्तान में तो मीडिया भी तुमने कब्जा किया हुआ है, तो मैं बाहर भी जाकर बात करूंगा, मगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन नहीं है। इमरान खान साहब जब मुझसे कहते थे कि तुम, मैं कह रहा था जी मैंने रिजाइन करना है, मैं परेशान हूँ,
तो वो कहते थे नहीं डटे रहो वहां पर, बट स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसी हवाले से जब लोगों ने कहा कि पार्डन होना चाहिए खान को, तो मैंने 2 एमिसरीज भेजे जो मेरे पास आते थे मिलने के लिए, जो मुझसे इमरान खान साहब के पैगाम लाते थे और मेरे उसके पास ले जाते थे। वो थे अली जफर और रऊफ हसन। उनको मैंने कहा कि ये खान साहब को कह दे कि उनकी मैं पार्डन उनका मैं गुलाम हूँ यहाँ पर, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो मिडिल क्लास का एक डेंटिस्ट यार है। अच्छा, और वो मिडिल क्लास का डेंटिस्ट जिसकी इनकम क्या होगी आप तस्वीर कीजिए, मामूली सी इनकम होगी, मगर जब टैक्स देता था तो 2013 की असेंबली के अंदर I was the 10th highest taxpayer among the National Assembly people यार। मुझे कितना फख्र हुआ यार कि ये मिडिल क्लास आदमी was the 10th highest taxpayer, जहाँ बड़े-बड़े वडेरे और कंपनी के मालिक करने लगा था ना। और खान साहब ने वो ट्वीट भी किया अपने ट्विटर से, I was the 10th highest taxpayer। तो मुझे ऐसे करेंगे ना ये सूरी साहब ने गालन देने का लिखा कि जी मैं उनको भेजा पैगाम मैं पार्टनर होना चाहिए। तो मुझसे अली जफर साहब ने पूछा आपकी क्या राय है, तो मैंने उनसे कहा बताना मत खान साहब को, मगर मेरी राय ये है कि उनको पार्टनर लेनी चाहिए और उनको बताना मत। और क्यों नहीं लेनी चाहिए कि उसने कोई गुनाह किया है जो पार्टनर हो, उसने कोई गलती की है, उसने कोई क्राइम किया जो पार्टनर हो, नहीं होना चाहिए ना। मतलब ही शुड बी फ्री लीगली। और 3 केसेस में पार्टनर हो तो 197 का क्या होगा। अच्छा, तो खैर जैसे वो लेकर के पैगाम खान साहब के पास, तो खान साहब ने कहा कि अली क्या कहता है, टिपिकल अली क्या कहता है, तो अली साहब ने कहा था कि आपको पहले आप फैसला करें फिर बताएंगे। तो खान साहब ने कहा कि यार कैसी बात है, मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, किस बात की पार्डन है, इट्स बिलो माय डिग्निटी टू आस्क फॉर पार्डन। तो ये आपका लीडर है जिसको जो भी मौका मिला ही स्टूड बाय द लॉ एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब लेफ्ट से मैं मिला तो मैंने उनसे कोई चीज मांगी नहीं, कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जो डिग्निटी आपने अमानत दी है मुझको, मुझ छोटे आदमी को, जो इमरान खान ने डिग्निटी पहुंचाई है मुझको, उस डिग्निटी के एतबार से ये बिलो द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान है कि उसका प्रेसिडेंट बाहर दुनिया में जाकर किसी और गवर्नमेंट से कोई चीज मांगे। तो मैंने तो यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसइंटरप्रेट इट, मैंने तो यहाँ ये भी नहीं कहा कि आप लोग मेरी मदद कीजिए इमरान खान की राही में। मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उनके दिल से आवाज निकली कि फ्री इमरान खान। अच्छा, दूसरी बात में क्या कहता हूँ, दूसरी बात में ये कहता हूँ कि एक तो दो डिमांड में कर रहा हूँ दुनिया से, किसी गवर्नमेंट से नहीं, 2 डिमांड में दुनिया से कर रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज नहीं करो, लोगों को गोली मत मारो। अच्छा, जहां तक लाठियों का ताल्लुक है तो आपके भाई ने सारी उम्र लाठी, सारी उम्र, मैं पहली टीयर गैसिंग मैंने खाई है शायद 66 या 67 में, और दूसरी मर्तबा गोली खाई है मैंने अयूब खान के जमाने में। अच्छा, और सारी उम्र खाई, यानी जीडीए में मैं पकड़ा गया, मार खाई, लाठियां पड़ी। और एक बात मैं बता दूं कि जब मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि पीटीआई का वर्कर कितना लॉयल है, कि हम वो जीडीए का प्रोसेशन लेकर निकले तो तय ये पाया था, मैंने तय ये किया था कि मेरा जो जनरल सेक्रेटरी है वो गिरफ्तारी नहीं देगा, मैं गिरफ्तार होऊंगा, मार खाऊंगा, जैसे ही मार को पीट हो वो वहां से निकलना है। जहांगीर रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो जैसे ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया और टीयर गैसिंग हुई तो जहांगीर रहमान से मैंने कहा तुम जाओ। जब मुझे लाठियां पड़ने लगी तो मैं आपसे कसमियां कहता हूँ, सारे वर्कर्स मेरे ऊपर लेट कर मुझे प्रोटेक्ट किया और मैंने अपनी बीवी को अच्छा, ये वो तराने हैं जो 97 में चले थे और जब हम समझते थे ये तराने और ये रैलियों से हम जीत जाएंगे बड़े खुश होते थे कि यार बस, कोई हमें अंदाजा नहीं था कि लोगों को रजिस्टर करना है, लोगों के घर जाकर कैंपेनिंग करनी है। हमने कहा बस ये रैली निकली है, खान साहब को ऊपर बिठा दिया है और गाड़ियां पीछे हैं, अब देखना इलेक्शन में क्या होगा। एक सीट नहीं हुई अच्छा, बट अच्छी यादें हैं माशाल्लाह।
तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये गोली नहीं है, लोगों को शहीद ना करे। और आपको एहसास होना चाहिए कि इमरान खान ने दोबारा इतने दिनों में कॉल क्यों नहीं की। इमरान खान इतनी तकलीफें देखता है और रिस्पॉन्ड करता है। जब उसको शौकत खान के हवाले से अस्पताल बना दिया, उसने गुर्बत देखकर पनाहगाहें चलाई, उसने हेल्थ कार्ड शुरू किया। एंड मतलब मैं तो उसको जानता हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे जो उसका किसी भिखारी को देखकर, किसी गरीब को देखकर जो उसके दिमाग पर बात आती है, तो लिहाजा उसका जो कंपैशन है, डू यू थिंक कि जो 12 से ज्यादा लोग शहीद हुए उसको गम नहीं होगा? कितना बड़ा गम होगा। तो लिहाजा अगर वो बात करता है कि अभी मैं नेगोशिएशन चाहता हूँ, इस वजह से चाहता हूँ कि उसको जानों की फिक्र, अगर वो कहता है कि मैं नेगोशिएशन चाहता हूँ, तो देखो कितना खुददार आदमी है वो, मगर उसके बावजूद मुल्क की खातिर यानी मुसलसल कह चले जा रहा है, और लोग उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हैं, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। फिर भी वो कहता है क्योंकि उसका घर है। मेरे घर में कोई घुस आए ना, तो मैं तो हर कोशिश करूंगा कि उसी से बात करूं। अच्छा, घर पे कब्जा किसी का, वो कहते हैं कि जी माली से बात करो। ये जो माली है ना, चोर माली 47 वाले, इनके हाथ में है क्या कि इनसे बात की अर्दली। मगर इमरान खान ने फिर भी कहा कि इनसे भी टिक द बॉक्स। लोग कहते थे कि यार सियासतदानों से तो बात कर लो, उसने कहा टिक द बॉक्स, उनसे भी बात करके देख लिया। तो वो बात करते थे। आज 2 हफ्ते मालिकों के पास जाते थे, मालिकों को कहते थे सर आप बताइए हम क्या करें। तो सर जो है ना, वो जवाब कहते थे भाई कुछ करना है तो जा, क्यों तंग कर रहा है हमको यार, जा, है ना। जैसे वो धुतकारते नहीं वैसे इनको धुतकार देते हैं, या आकर बड़े खुश होकर फिर बैठ जाते हैं। तो मैं इस काम के लिए आया था। और एक तो गोली मचाओ, दूसरे मेरा कहना था सोशल मीडिया को आजाद कर दे। ट्विटर इज दी ओनली सोशल मीडिया इन पाकिस्तान जिससे लोगों को खबरें पहुंचती हैं। आपने बल्ले को 0 कर दिया, क्योंकि उससे 3 दिन पहले तक ट्विटर खुला, ठीक है ना। बल्ले को आपने 0 कर दिया, अब ये उसको बैन कर देते हैं। और मेरा चैलेंज ये है, और मैंने पिछली तकरीर में भी ये कहा था कि किसी उनको बता मत देना। तो लिहाजा मेरा चैलेंज ये है कि अगर ये गोली ना चलाए और ट्विटर को आजाद कर दें, तो 2 महीने में तब्दीली आ जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगेंगे, सारा पंजाब। अच्छा, अगर नहीं है तो लोग निकलेंगे, मगर देर से, ठीक है। क्योंकि जो खौफ है, बड़ा आसान है आपका कहना यहाँ पर बैठकर, ये मेरा कहना कि लोग निकले और जान दे। इट्स इजी फॉर अस टू अवे, बट इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड देयर। जो जुल्म हुआ है उसकी हद आपको नहीं मालूम। उसके बावजूद आपने ऐसे हीरो पैदा किए हैं कि सबसे बड़ी चीज के पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तारीख रकम आ रही है। जरा इसको समझ लें। मैं आपको होप नहीं दिला रहा, मैं महसूस करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। 90% कौम इमरान खान के साथ, कोई शक नहीं। दुनिया में कोई मुल्क है ऐसा? पिछले 70 साल का मुल्क बता दिए कि जहां 90% लोग किसी लीडर के साथ, 70 साल में। सोचो, अपने दिमाग पर जोर दो। नो कंट्री, ओनली पाकिस्तान। तो एक अजीब सा काम चला है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीफ होगी, एक बात। दूसरी बात, जिस तादाद में औरतें निकली हैं हमारे, रिमार्केबल। उस हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख में औरतें सियासत में इस तरह से नहीं। वाह, रिमार्केबल। मारे खाई है, चुटिया पकड़कर घसीटा गया है, कपड़े नोचे गए हैं, चादर नोची गई है, जेल में रही हैं, उनके बच्चों को मारा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है। और एक औरत ऐसी कि जिसने मुझको कहानी सुनाई कि उसका शौहर बिस्तरे मर्द पर था और ये कहते थे कि मिलाएंगे जब तुम लिख कर दोगी कि तुमने पीटीआई छोड़ दी। उसने नहीं लिख कर, and her husband died while she was in. ये 2 बड़ी बातें मैं हर एक को यहाँ पर कहता हूँ, क्योंकि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं अमेरिका में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि phenomenal change is happening। सारी मुस्लिम दुनिया में कभी इतनी औरत नहीं निकली, सारी मुस्लिम दुनिया में नहीं निकली। तो लिहाजा मेरा चार्म जो है
जो मैं इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चार्ज देता हूँ, मैं कहता हूँ यू शुड हैव अ रिलेशनशिप between the people of Pakistan and the people of United States. You should have a relationship between democracies, not a relationship with a dictator. और मार्को रूबियो ने तकरीरें उसकी मौजूद हैं जिसके अंदर वो यही कहता रहा है कि डिक्टेटर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये चंद बातें मैं करता हूँ। तो देयर इज अ चेंज, अल्लाह इस चेंज को किस अंदाज से लाएगा ये वो जानता है। मेरे पास कोई प्रेडिक्शन का कैफियत नहीं है कि लोग पूछते हैं कि इमरान खान कब रहा होगा। जहां बिसात हो ना, बिसात के कोई उसूल हो। आप में से जिन्होंने शतरंज खेली है तो आप जानते हैं प्यादा एक चाल चलता है, वजीर जो है वो 10 चालें इधर चल सकता है, 10 चालें यूं चल सकता है, 10 ही चल सकता है। अचानक जब पता चले कि प्यादा से बादशाह मारा जा सकता है 10 चाल दूर, तो ये रूल बदल दें कि भाई अब प्यादा इस चाल में प्यादा जो है वो 10 चालें चलकर वजीर को मार सकता है। यार इन चीजों के अंदर जब उसूली कोई ना हो तो कैसा गेम, कैसी सियासत। हर वक्त कानून बदल देते हैं, हर एतबार से कानून बदल देते हैं। जब मुश्किल पड़ी तो उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम लाई जाए, और उस आईनी तरमीम के लिए लोगों को मारा गया, पीटा गया, अगवा किया गया, बच्चों को मारा गया, बच्चों की पिटाई भी। वो एक बलूचिस्तान के एक साहब थे जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी में थे, जब उन्होंने वोट दे दिया 26वीं तरमीम को, 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा मारा पीटा गया। फिर वो अगवा होकर 2 दिन बाद आकर कहने लगे जो पिछला बयान था मेरा गलत था, बिल्कुल नहीं मारा पीटा गया। आपको याद होगा, कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा है ना। तो इस गेम के अंदर देयर इज नो प्रेडिक्शन। जहां 2 जमा 2 4 भी हो, 2 और 2 22 भी हो जाए, है 2 और 2 के अंदर एक और 2 डालकर 220 भी हो जाए। मैंने कल परसों कहीं तकरीर में कहा कि जो डिजिटल टेररिज्म है ये हमारे साथ हुआ। तो वो कहने लगे कैसे, अटलांटा में बात कर रहा था, कहने लगे कैसे। मैंने कहा 1700 जिसको वोट मिले थे ना, वहां 2 डिजिट ऐड कर वो उसको 1,70,000 ऐसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है। जहाँ 50,000 जिसको मिले थे ना, उसको 1 डिजिट निकाल कर उसके 5,000 कर दिए गए। तो पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि औरतों की कुर्बानियों के अंदर मैं यास्मीन राशिद, मैं एक वाकया उसका सुना दूं, शायद आपने सुना भी हो, मैं ही सुना रहा हूँ। मैं जब लाहौर गया तो 2 क्रिश्चियन लोग थे, उनके घर गया जो जेल में थे, और 3-4 महीने जेल काट कर वो बाहर आए। अच्छा, तो जब उनके घर गया तो मैंने उससे पूछा कि वही पीटीआई के जुलूस में गए थे या 9th में वाले, तो उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया, तो हमारी नौकरी चली गई। मुझे बड़ा 6 महीने हो चुके थे इस बात को, 3 महीने बाद वो, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा राशन का क्या हुआ? तो उन्होंने इतनी मजेदार बात कही, आप खुश हो जाएंगे। कहने कि राशन जो था ना वो यास्मीन राशिद के यहाँ से आता है। गरीब भी, गरीब औरतें, गरीब मर्द और अमीर, खदीजा शाह द टॉप डिजाइनर ऑफ लाहौर, ठीक है, इमेजिन करें। और गरीब औरत वो औरत जिसके पास में फैसलाबाद में गया, तो फैसलाबाद में बेचारी 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में, her husband was arrested when she was pregnant। 6 महीने का बच्चा जिसको हस्बैंड ने नहीं दिया उसकी गोद में, और वो मुझे रो रो कर किस्सा सुना रही थी कि मैं आर्मी की गिरफ्तारी में, अंडर आर्मी अरेस्ट। तो वो रो रो कर किस्सा सुना रही थी कि पहले मैं अपने घर में रही, फिर पैसे खत्म हो गए तो मैं अपनी सास के यहाँ गई, फिर जो सास बहू करती है वो हुआ, फिर अपनी माँ के यहाँ चली गई, और अब मैं पीटीआई के पास अब आई। क्यों आई? क्योंकि उसने सोचा कि पीटीआई के पास जाऊंगी तो मेरे ऊपर और जुल्म होगा। But when she had nothing in her hands except her child, फिर वो पीटीआई को उसने कहा कि मुझे मदद की जरूरत है। तो जरा तसव्वुर करो किस तरह से औरतों ने कुर्बानी दी। तो इस पाकिस्तान और इस मुल्क का कोई बाल उल्टा नहीं कर सकता, बिकॉज 90% पीपल इंक्लूडिंग वुमेन, और ऐसी औरतों की जद्दोजहद आपने मगरिब में भी नहीं देखी होगी, मैं क्या नहीं करता हूँ जिस तरह से बात करता हूँ।
नुकसान क्या होगा? जमहूरियत बढ़ गई, फिर पार्लियामेंट का जो हाल हुआ है वो इस काबिल नहीं के जायज है ना, फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट। फिर मीडिया को सारा का सबका मुंह बंद कर दिया। प्रिंट मीडिया पहले था अहमियत के लायक, टेलीविजन मीडिया था उसका मुंह बंद हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया रह गया। तो जो पिलर्स हैं एक नेशन के, एक गवर्नेंस के, उसमें पार्लियामेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है और मीडिया होता है। इन सब की टांगे तोड़ दी, ठीक है ना। 26 अमेंडमेंट के साथ मैं किसी एक कांग्रेसमैन को कह रहा था जो डेमोक्रेट था, मैंने कहा 26 अमेंडमेंट के अंदर ये हुआ कि जहां 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए वहां 26 में अमेंडमेंट करके 25 कर दिया या 30 कर दिया, ताकि वो अपने ही जजेस आ जाए, अपने ही फैसला। तो बेचारा बड़ा घबरा कर कह रहा था कि उसने इन अल्फाज में तो नहीं कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी की दुआ करें क्योंकि डेमोक्रेट था। अच्छा जी, अब आ जाए, मैं इस बात पर आना चाहता हूँ कि इमरान खान अगर रहा होगा तो व्हाट कुड बी द नेगोशिएटिंग पॉइंट्स। अच्छा, मैं कन्विंस हूँ, इमरान खान साहब कन्विंस हैं कि हालात बलूचिस्तान के देखें, हालात पाकिस्तान के देखें। वो अब तक कन्विंस है इमरान खान साहब के, अगर प्रेशर डाला है सड़कों पर भी आकर हमने, तो इसलिए डाला है कि बातचीत करो और जमहूरियत वापस करो, इंतखाबात करो। अच्छा, एक भाई ने बड़ी अच्छी यहाँ बात की कि इंतखाबात ऐसे ही होंगे तो क्या होगा। तो दैट्स अ चैलेंज, मैं उसके ऊपर बाद में गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि आप लोग सोचने वाले लोग और आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि मसले के बारे में। तो मैं आपसे नंबर 1 ये कह रहा हूँ कि अगर नेगोशिएशन होगी तो इमरान साहब, पहली बात तो इमरान साहब ने कह दी कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, चाहे आसिफ मुनीर हो चाहे जो भी हो, वो बदला लेने वाला आदमी नहीं, वो माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला आदमी है। जिस मैं नाम नहीं ले सकता, मगर जिन लोगों ने उसको 10-10 हजार पाउंड के धोखे दिए हैं उनको भी उसने छोड़ा। फिर दूसरे पीछे आता है। तो लिहाजा नंबर 1 एक आर है, नो रिवेंज, कोई रिवेंज। दूसरा है कि रिलीज करो प्रिजनर्स को। वो देखो, कैन यू इमेजिन, वो कहेगा मुझे रिलीज करो। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो डिमांड करेगा मुझे छोड़ो? नहीं करेगा, नहीं करेगा। खुददार आदमी है, वो जुडिशरी के जरिए रहा होना चाहेगा। तो चाहेगा कि मुकदमों के अंदर फैसला करो। तो उसका क्या, एक तो इद्दत वाला केस है, जिस दिन सैयद आसिया की लगेगी उस दिन खत्म होगा। वो मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था। तो खाना वाला मुकदमा उसके ऊपर है। कैसे घटिया मुकदमे मौजूद हैं। और मुकदमे बनाने के एतबार से तो मैं ये कहता रहा हूँ कि मैंने पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके पास में बेल के लिए गया। जब यहाँ आने की नियत की तो मैंने बेल के लिए गया। तो जब बेल के लिए गया तो मैंने उनसे कहा मजाक चीफ जस्टिस से कि जी मैं अपना नाम, ये माइक उसको बॉदर कर रहा था, कहने के क्यों, क्या करना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा जी मेरा नाम बताने है डॉक्टर आरिफ अलवी अल जिलानी। कहने लगे क्यों भाई, क्यों अल जिलानी कैसे? मैंने कहा जी मैं सूफी हो गया हूँ। कहने लगे कैसे सूफी हो गए आप? मैंने कहा ऐसे सूफी हो गया हूँ कि जो 16 मुकदमे है ना, इन सब के अंदर इस बात का जिक्र है कि डॉक्टर आरिफ अलवी 26 मई को पिंडी में भी थे, इस्लामाबाद में भी थे और भाटिया में पति और जगह थे। तो 16 जगह मैं मौजूद था। अब ये सूफी कर सकता है जो 16 जगह पर एक पोस्ट मौजूद हो। मगर ये अजीब सूफी था कि अब्दुल कादिर अल जिलानी के मुतालिक तो ये मशहूर था कि वो खाना देते थे सबको, और आरिफ अलवी के मुतालिक मुकदमा ये है कि ये बंदूकें सप्लाई कर रहा था सबको, मगर हूँ सूफी जरूर। तो लिहाजा इस तरह के मुकदमे जब करते हैं तो खान साहब ने कहना यही है कि प्रिजनर्स को रिलीज करो और उनके मुकदमे जल्दी से सुनकर उनको रिलीज करो, और जिनके मुकदमे गलत बनते थे उनको वैसे रिलीज करो। तीसरी बात वो क्या कहेगा? तीसरी बात वो कहेगा रेस्टोरेशन ऑफ द मैंडेट। अच्छा, मैंडेट कैसे रेस्टोर होगा कि फॉर्म 45 को इतना गंदा ये कर चुके हैं, बोरियों के अंदर जो कुछ कर सकते थे कर चुके होंगे। तो इस बात का इम्कान कम है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर ट्राइब्यूनल देखें। तो लिहाजा एक ही चीज मुमकिन है, इलेक्शन हो जाए। अच्छा, मगर जब इलेक्शन होंगे तो आप जानते हैं एक बात तो ये कि फौज क्या न्यूट्रल होगी
पहला मेरा आर्गुमेंट है। अच्छा, दूसरा फर्ज करो न्यूट्रल। दूसरा आर्गुमेंट मेरा ये कि फिर जो कौन से ऑफिसर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनको भी मुंह को पैसा लग गया है, बहुत करोड़ों रुपए लग गए, है ना। तो अगर कोई न्यूट्रल भी होगा तो ये तो पैसे के हिसाब से न्यूट्रल नहीं होगा ना, ये तो जो जेब कहेगी वही करेंगे, तो लिहाजा उनसे भी कोई उम्मीद नहीं मुझे। तीसरी बात ये कि डिप्टी कमिश्नर न्यूट्रल होगा, वो करप्ट आदमी वो न्यूट्रल होगा, वो भी नहीं होगा। पुलिस वाले वो तो वैसे ही न्यूट्रल नहीं थे, वो मार धाड़ करते हैं, तोड़ते हैं। और आपको आपने नाम लिया था यहाँ पे पाकिस्तान हमारे पुलिस वालों को मैं अपनी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि वो जो इनायत है शहबाज साहब की वो भारी हो रही है। मैं बाहर से आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, तस्वीर खिंचवा लीजिएगा, दरअसल मुझे जगह दे दी अब आप खड़ी हो जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो इमरान खान की क़यादत में बहुत बड़ा काम हुआ। आपको याद है कौन सा कोविड का, अच्छा क्यों कामयाब हुए? अगर आप इसको देखें तो मैंने पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर से मैंने कहा कि देखो इससे सबक सीखो। क्या सबक मिला कोविड के अंदर? पहला सबक ये मिला कि आर्मी और सिविलियन सब मिलकर सिविल गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया, ठीक है। एक दूसरे ये कि इमरान खान साहब ने जो एहतमाम किया कि डेली मिलो डेली फैसले करो, वो हुआ। दो तीसरे ये कि आपके मुल्क में एलीट की हुकूमत है, एलीट के फैसले होते हैं। सड़कें बननी होती है तो बड़े मकानों की सड़कें बननी होती है, बड़े हाउसिंग सोसाइटी की सड़कें बननी होती है। इस कोविड ने एक अच्छा काम किया, इसने सबको मारा, गरीब को भी मारा, अमीर को भी मारा। तो लिहाजा ब्यूरोक्रेट भी मारा, फैसला करने वाले भी मारे, तो फैसला सही हुए, जल्दी हर एक परेशान। इसलिए इमरान खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मस्जिदों का क्या करोगे, हमने मस्जिदें खुली छोड़ी। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि वी वर द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मगर इमरान खान का कंपैशन ये था, इमरान खान साहब का कंपैशन ये था कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, तो दुनिया ने से सीखा। बट दिस इज समथिंग जो आपकी सक्सेस है। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा सिर्फ एक बात, वो ये बात कि आप डायस्पोरा ने पाकिस्तान के साथ जिस अंदाज से इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, तो आप पाकिस्तान आप लोग बनाएंगे अपने इंटेलेक्ट बनाने से। एक दूसरी बात मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि whatever happens, it's just a matter of a few months. इमरान खान भी आजाद होंगे और इंतखाबात को कोई ऐलान भी होगा।